नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भूकंप के अर्थ की बात करें तो पृथ्वी में जो कंपन होता है उस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण या पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उनके कारण जो हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उस क्रस्ट में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो कंपन ही क्या कहलाते हैं? भूकंप कहलाते हैं। ये जो भूकंप होते हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक जिस बिंदु से शुरू होते हैं उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। तो भूकंप मूल से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती हुई धरातल तक पहुंचती है, और वो धरातल पर सबसे पहले जहाँ पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या एपिसेंटर उसे कहते हैं। तो भूकंप मूल से जो तरंगी ऊर्जा की जो तरंगे निकलती हैं वो धरातल पर जो कंपन उत्पन्न करती हैं वो ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब ये जो तरंगे होती हैं इन तरंगों की जब कई बार आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उसमें देखते भी हो कि फलानी जगह पे आज भूकंप आया जिसकी तीव्रता इतनी थी। तो ये जो तीव्रता मापी जाती है तरंगों की वो मर्केली पैमाना है एक तो उसका, और एक उसका है रिक्टर पैमाना। तो तरंगों की तीव्रता जो मापी जाती है वो यानी कि कितनी अमाउंट एनर्जी निकलती है वो तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर, जबकि उन तरंगों के द्वारा कितना क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो वो मर्केली पैमाने पर मापा जाता है। तो ये दो पैमाने हैं इन तरंगों की तीव्रता को मापने के। अब इसके बाद हम भूकंप के कारणों की बात करें तो भूकंप का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है पृथ्वी की संतुलित जो व्यवस्था है, जो साम्य अवस्था है इसकी, उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाना। अब ये अव्यवस्था है ये कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हो। तो ज्वालामुखी के दौरान क्या है कि जहाँ ज्वालामुखी आता है वहाँ पर क्रस्ट है उसमें वो टूटती है, उसमें दरार उत्पन्न होती है। वो कई बार उसमें लावा जम जाने के कारण बहुत तेज़ धमाके के साथ वो ज्वालामुखी क्रिया वहाँ पर होती है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। उसके दौरान गैस वाष्प लावा आदि है वो धरातल पर धक्के लगाता है जिससे क्रस्ट है उसमें कंपन पैदा हो जाते हैं और वही कंपन भूकंप बन जाते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया है उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ तीव्रता का भूकंप जुड़ा हुआ रहता है। अगर वो केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी है, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के सारे बहुत कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। फिर भूपटल भ्रंश की हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि क्रस्ट में तनाव उत्पन्न होने के कारण, यानी कि प्लेटें जब अपसारी किनारों के सहारे एक दूसरे से दूर जाती हैं तब वहाँ पर भ्रंश बन जाते हैं, और उन भ्रंशों के सहारे स्थलखंडों का विस्थापन होता है और उस विस्थापन से भी धरातल में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं और वो भूकंप का रूप धारण करते हैं। तो ये भूपटल भ्रंश है उससे भी भूकंप पैदा होता है। यहाँ पर एक प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत H.F. रीड ने दिया था, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये क्या कहती है कि पृथ्वी के जो हमारा धरातल है उस धरातल के नीचे जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के विस्तरित होने की या उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं खिंचाव की एक सीमा होती है। उस सीमा से ज़्यादा अगर वो चट्टानें खींची जाएंगी तो वो बीच से टूट जाएंगी और टूटकर रबड़ की भांति वो वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेंगी। तो कई बार क्या होता है कि अधिक तापमान के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये जो चट्टानें हैं ये इनमें खिंचाव पैदा होता है और ये टूट जाती हैं और टूटकर अपना स्थान वापस घेरने का प्रयास करती हैं, और इसी दौरान वो भूकंप के लिए जो एनर्जी है उसको जनरेट कर देती हैं। तो इसका प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत H.F. रीड ने दिया था। फिर आता है जलीय भार के कारण भूसंतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण। कई बार क्या होता है कि हम नदियों पर बांध वगैरह बना देते हैं, वो बांध बहुत अधिक मात्रा में पानी रोक के रखता है। अब जहाँ पर वो पानी रोक के रखता है उसके नीचे भार में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो पुरानी साम्य अवस्था वहाँ पर थी उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है और उसके कारण भी कई बार वहाँ पर भूकंप आ जाता है। जैसे महाराष्ट्र के कोयना में एक बार भूकंप आया था जिसका कारण वहाँ पर कोयना बांध को माना गया था। इसके बाद हम
बात करें प्लेट टेक्टोनिक की, तो प्लेट टेक्टोनिक में हमने 3 किनारे पढ़े थे, अभिसारी किनारा, संरक्षी किनारा और अपसारी किनारा। इन तीनों के सहारे कुछ ना कुछ तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। जैसे जो अपसारी किनारा है, जहाँ पर जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहाँ पर मध्यम और मंद तीव्रता के भूकंप आते हैं। और ऐसा कहाँ होता है? मध्य महासागरीय कटकों के सहारे। जबकि संरक्षी जो प्लेट किनारे हैं, वहाँ पर अधिक और मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। लेकिन जो अभिसारी प्लेट सिमारा है, अभिसारी प्लेट किनारा है, उसके नज़दीक अधिक और मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। यहाँ पर जो क्षेपण होता है भारी प्लेट का हल्की प्लेट के नीचे, उससे घर्षण टूटन आदि होते हैं, और इस कारण यहाँ पर भारी जो अधिक तीव्रता के भूकंप हैं वो आते हैं। ये परिप्रशांत मेखला यानी कि प्रशांत महासागर के चारों ओर ऐसी जो व्यवस्था है या ऐसी जो भूकंप हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा रहती है। अब भूकंपों के प्रकार की अगर हम बात करें, और प्रकार भी भूकंप मूल के आधार पर। भूकंप मूल हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं वो भूकंप मूल कहलाता है। तो 90% जो भूकंप विश्व में आते हैं, उनका भूकंप मूल 8 किलोमीटर से भी कम गहराई पर होता है। जबकि 8% ऐसे भूकंप होते हैं जिनका भूकंप मूल है वो 8 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच होता है, की गहराई के बीच होता है। और शेष 2% है, उनकी गहराई अधिक होती है, 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो हमें ध्यान रखना है कि अधिकतर जो भूकंप होते हैं उनकी गहराई 8 किलोमीटर से कम होती है। अब भूकंप के विश्व वितरण की अगर हम बात करें, तो भूकंप है वो भूपटल के कमज़ोर क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। संसार के जो अधिकांश भूकंप हैं वो या तो वलित पर्वतों के क्षेत्र में आएंगे, जैसे 50% से ज़्यादा वलित पर्वतों के क्षेत्र में आते हैं। सागर स्थल मिलन स्थान पर 40% से भी ज़्यादा आते हैं, और ये सागर स्थल मिलन स्थान जैसे प्रशांत महासागर और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ भी वलित पर्वत काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे रॉकीज और एंटीज है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्षेत्रों में, भ्रंश क्षेत्रों में भूकंप काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो विश्व के भूकंपों के वितरण की अगर हम बात करें, तो 3 मेखलाओं के सहारे विश्व के जो भूकंप क्षेत्र हैं उनको दिखाया जा सकता है। ये 3 मेखला कौन कौन सी है? सबसे पहली मेखला है जो प्रशांत महासागर तटीय मेखला है वो। यहाँ पर विश्व के 63% भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर, जैसे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, इधर जापान, जो पूर्वी एशिया है, और इंडोनेशिया वगैरह। और ये बीच में कौन सा आ गया? प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो भाग है वहाँ पर विश्व के 63% भूकंप आते हैं। और इनका कारण क्या है कि एक तो ये सागर स्थल मिलन स्थल है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों यहाँ प्रशांत महासागर से मिलते हैं, तो सागर स्थल मिलन स्थल है। इसके अलावा अभिसारी प्लेट सीमा, प्रशांत महासागर के चारों ओर जितने भी सीमाएं हैं, जितने भी किनारे हैं प्रशांत महासागर के, वो अधिकांश कौन से हैं? अभिसारी प्लेट सीमा या अभिसारी प्लेट किनारे हैं। फिर यहाँ पर ये जो रॉकीज एंडीज वाला भाग है, ये ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, इधर जापान में भी, और कुछ इंडोनेशिया में भी ज्वालामुखी हैं। तो ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ भूकंप आता है। और नवीन वलित पर्वतों का ये क्षेत्र है ही, यहाँ हम बात कर चुके हैं रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं। तो उन नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्र में भी भूकंप काफ़ी मात्रा में आते हैं। ये रॉकीज और एंडीज का क्षेत्र है, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, एशिया की मुख्य भूमि का पूर्वी तट, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये इस जो भूकंप पेटी है इसके मुख्य जो केंद्र हैं वो है। अब हम बात करें मध्य महाद्वीपीय पेटी की, तो विश्व के लगभग 21% भूकंप है वो इस मेखला के सहारे आते हैं। ये केप वर्डे द्वीप जो अटलांटिक महासागर में, उससे प्रारंभ होकर पुर्तगाल, भूमध्य सागर, आल्प्स, हिमालय होती हुई बर्मा के पास दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। भारत का भूकंप है वो भी भारत के भूकंप क्षेत्र हैं वो भी इसी पेटी के हिस्से हैं। इसकी एक उपशाखा है वो अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। जो तीसरी पेटी है वो है मध्य अटलांटिक मेखला। ये अटलांटिक कटक के सारे विस्तृत है। तो अटलांटिक कटक के सारे जो भूकंप क्षेत्र हैं वो इस मेखला के अंदर रखे जाते हैं। इसके बाद बात करें हम सुनामी की, तो सुनामी नाम हमने 2004 में जब सुनामी आई थी
तब काफ़ी सुना था। ये सागर तली में जब भूकंप या ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जल विस्थापित होता है, जिससे जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब तटों से टकराती हैं तो भारी नुकसान पहुंचाती है। इनको ही क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो ये आपके जो भूकंप का अर्थ सामान्य और उसके जो क्षेत्र थे, उसके कारण थे भूकंप के, वो इसमें कंप्लीट होते हैं।